इस ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है। मैं बेसिक से लेके चलूंगा और कोशिश करूंगा कि जहां तक मैक्सिमम मैं जा सकता हूँ ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, ऑल्दो ये एक क्लास में नहीं हो सकता है, इसके लिए टाइम चाहिए। तो हम जितना कर सकते हैं वो करें आज की, और आज ही आगे का स्केड्यूल भी डिसाइड कर लें सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द जो भी आपके पास प्रॉब्लम है, जो भी उसकी सिलेबस का है। ओ लेवल फिजिक्स, आपका कोड है जी 5054, और आज का टॉपिक है हमारा ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। अब इस पेपर की फीचर्स क्या हैं? इस फीचर्स ये हैं, सबसे पहली चीज कि भाई आपके पास ये एप्लीकेशन बेस्ड है। इस पेपर के लिए आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी। नंबर टू, अच्छा, एप्लीकेशन से मुराद क्या है? ये कि आपके पास एक सिस्टम है, डेफिनेशन का की रेक्टिफिकेशन है। जिस सवाल है बेटा, आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे। आपको पता है पेपर टू से भी चॉइस खत्म कर दी गई है, अब आपके पास 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 आपने करने हैं पेपर टू में भी। और यहाँ आपके पास 5 क्वेश्चन हैं और आपने पांचों करने। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, इसके बाद आपके पास जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा ग्राफ का। अब अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ को डील करने के सर्टेन मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहला जो तरीकेकार है वो ये है कि ग्राफ के क्वेश्चंस में आपको दोबारा से नहीं बनाना। देयर इज नो नीड ऑफ मेकिंग अनदर एक्सेस, वो एक्सेस बना के देता है आपको, ठीक है। एक्सेस इज ऑलरेडी देयर, यू जस्ट हैव टू लेबल इट। एक्सेस शुड बी लेबल्ड। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक मेजर कॉन्सेप्चुअल गलती है कि हम क्या करते हैं, हम उसको नाम से लेबल करते। डिस्टेंस, टाइम, ये नहीं करना है। आपने उसको यूनिट से करना है, अलोंग विथ सिंबल। डिस्टेंस का सिंबल और उसका यूनिट आपके पास लिखा हुआ आएगा, वो आपने यूज करना है। थम्स अप करके बताएं अगर यहां तक सबको क्लियर है तो। ऑल 15 स्टूडेंट्स, अयान, अरीबा, दुआ, ईशल, हादिया, हाशिर, महमूद, मास, बाकर, समन, यशल, जोहा, अजाम, क्लियर है, तलहा। अच्छा जी, अब जब ये हो गया आपके पास, तो अब आपका सेकंड पार्ट है स्केलिंग। अब देखो, आप लोग मैथ्स में भी ये काम करते हो, तो इसको मुझे बड़ा क्विकली थ्रू मूव करना चाहिए। और वो क्या है कि आपके पास जो एक्सेस है वो, ना आपका लेबलिंग इतनी छोटी हो कि आपका ग्राफ बहुत छोटा सा बन जाए, और ना ही आपकी स्केलिंग ऐसी कोई खतरनाक किस्म की हो कि आपका ग्राफ प्लॉट ही नहीं हो पाया, रीजन से ही बाहर निकल गए, दो चार पॉइंट से रह गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ प्लॉट कर। तो दिस दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट कि आप किस किस्म की स्केलिंग लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी स्केलिंग के प्रोसेस बताए जाते हैं, बट वो छोड़ दें, आपने अपना दिमाग यूज करते हुए स्केलिंग करनी है। तो आपने करना क्या है, आपके पास सेंसिबल स्केलिंग हो गई। अब जब सेंसिबल स्केलिंग हो गई,
आपने एक्सेस लेबल कर दिए, आपने यूनिट्स मार्क कर दिए, सब कुछ हो गया। फिर आप आते हैं अगले पार्ट पे, एंड दैट इज पॉइंट्स की प्लॉटिंग, जो कोऑर्डिनेट्स आपने प्लॉट करने हैं। अब बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारे रिस्पेक्टेबल टीचर्स हैं, वो आपसे कहते हैं जी डॉट मार्क करो। अलाउड है जी डॉट, कोई मसला नहीं। लेकिन उस डॉट के केस में आपको एक सर्कल बनाना नहीं भूलना, और वो सर्कल बहुत छोटा सा होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ब्लॉब आपको अलाउ नहीं है, ये चीज आपको अलाउ नहीं है। क्या आप किसी तरह का वो पता नहीं क्या कुछ ब्लॉब टाइप बना दें, दिस इज अलाउड, ये नहीं कर सकते आप। बहुत फाइन, बहुत तमीज से, बहुत बारीक सा आप डॉट बनाएंगे बनाएंगे, बहुत बड़ा सर्कल आपको अलाउ नहीं है। हमारे यहाँ माजरत के साथ ये रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कहता हूँ कि हमारे यहाँ अंडे बना देते हैं, वो अंडे अलाउ नहीं है ओ लेवल फिजिक्स के एटीपी पेपर में। आप वो अंडे नहीं बना सकते, आपको छोटा सा सर्कल बनाना है, और उस सर्कल को आपके पास, मैं इससे बचने का एक आसान हल बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा चेंजेस अगर किसी पेपर के साथ हुई हैं तो वो पेपर 4 है। क्यों भाई? पहले 1 घंटे में 4 सवाल करने थे, बच्चे से बोर नहीं होते थे, उन्होंने 5 कर दी। तो अब 5 सवाल का एक अलग लोड है। 5वां सवाल आपका डिजाइन का है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट पूरा डिजाइन करना है, वो आपका ए लेवल्स के पेपर से रिलेटेड है, थोड़ा सा उससे उसका फ्लेवर देगा आपको P5 का, जो A2 का होता है। तो यहाँ अगर आप आर्टिस्टिक वर्क में टाइम जाया करेंगे, कैलीग्राफी में वर्क का टाइम जाया करेंगे, तो आप आगे तो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और ये याद रखिएगा, पेपर 1 और 2 को सपोर्ट करता है पेपर 4, यानी यू हैव टू गेट 35+ मार्क्स आउट ऑफ 40 इन दिस पेपर। और बहुत आराम से आते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मतलब P4 में 30, 33+34+, इट्स एन एवरेज स्कोर, जो आप बड़े आराम से ले सकते हैं। क्योंकि देखो, कोई चीज याद नहीं करनी ना, कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं करना है। ये डॉक्यूमेंट जो मैं भी बना रहा हूँ, मैं भी आपके जो इनका वो क्यूरियो जो ग्रुप है, वो लव इसका मैं वहां डाल दूंगा, सिर्फ ये पढ़ना है, पेपर देने जाना है। तो इसीलिए इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। तो अब मैं ये कहता हूं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉट, आप प्लॉट करें पॉइंट्स बाय यूजिंग अ क्रॉस। छोटा सा आप क्रॉस यूज कर ले, कोई मसला नहीं। अब आप पर है, आप 29 27 स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं, आप पे डिपेंड करता है। आप कहते हैं नहीं सर फहाद, हम जो है वो तो हम डॉट ही बनाएंगे, आप डॉट बना ले, कोई मसला नहीं है आपको। ठीक ठीक है। आप कहते हैं कि नहीं सर इशू नहीं, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को यूज करते हुए क्या करना चाह रहे हैं। 3 मेजर पॉइंट आपने ग्राफ के अंदर नहीं भूलने। पहला, आपने एक्सिस लेबल करना नहीं भूलना है। एक्सिस लेबल पूरी कहानी से नहीं करना है, सिंबल और यूनिट होना चाहिए। दूसरा, आपकी सेंसिबल स्केलिंग होनी चाहिए। तीसरा, आपके पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए या डॉट या क्रॉस, मैं फिर बोल रहा हूँ, ब्लॉब यूज करना अलाउ नहीं है। क्या आपने कहा मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, तो थोड़ा और गहरा कर देता हूँ। ये जाइलाना हरकत अलाउ नहीं है, ब्लॉब अलाउ नहीं है। दिस इज। फिर आते हैं जी आप, इसके बाद आपने जब पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, तो क्वेश्चन में लिखा होता है बेस्ट फिट लाइन या कर्व। अब बेस्ट फिट लाइन और कर्व, ये आपको शायद, अगर मुझे याद पड़ता है, ये आपको शायद ओ लेवल मैथ्स में भी सिखाई जाती है। बेस्ट फिट लाइन की बेटा दो कंडीशंस है। पहली कंडीशंस क्या है कि जो लाइन आप सिलेक्ट, मैक्सिमम नंबर्स शुड बी देयर, नंबर्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। दूसरा है, जो पॉइंट्स आपके पास छूट जाए, लेफ्ट ओवर, शुड बी इक्वल। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। हम ये कहते हैं आपके पास, कि एक सेकंड रुकिएगा। आपके पास, मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं,
अब वो पॉइंट क्या है, लेट से मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, डमी ग्राफ है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ग्राफ बना रहा हूँ। एक लाइन ये है जी मेरे पास, एक लाइन ये है जी मेरे पास, एक लाइन ये है जी मेरे पास। इस पर एक दो पॉइंट्स हैं, इस पे एक दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स। अब मैं ये कहता हूँ ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है। बेस्ट फिट लाइन के मार्क मुझे कौन सी लाइन से मिल सकते हैं? द राइट आंसर इज बी। बी से मुझे बेस्ट फिट लाइन के मार्क्स मिलेंगे। वजह, एक तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स इसमें है, बाकी सब में दो दो है, इसमें तीन है। और जो पॉइंट्स के ऊपर, लाइन के ऊपर और नीचे दोनों साइड पे जो पॉइंट्स छूट गए हैं वो इक्वल है। अब उनकी प्लेसेस अलग अलग हो सकती, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ये जरा जरा ध्यान में रखो। आपके पास प्लेसमेंट जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, आपकी क्वांटिटी जो है वो सेम हो, प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो जाए मसला नहीं है। क्या यहां तक समझ में आता है? ऑल 31 स्टूडेंट्स प्लीज थम्स अप सो दैट आई कैन मूव अहेड, आगे बढ़ूं मैं, अगर यहां तक मेरी बातचीत समझ आ रही है आप सबको। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। अब आते हो कंडीशन, एक्सेप्ट वन। कोई कंडीशन नहीं है सिवाय एक के। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि जब भी आपके पास, आपने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, तो आपके पास कर्व ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ऐसा लग रहा हो कि खुदा ना खास्ता आपके कर्व को मिर्गी का दौरा पड़ गया है और पता नहीं क्या हो गया, अजीब सी कोई चीज हो गई, पता नहीं क्या, आप डायनासोर का मुंह की शक्ल बना रहे थे या पता नहीं क्या बना रहे थे। ये सब चीजें अलाउ नहीं है। कर्व की एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है बेटा, कि इट शुड बी अ कंटिन्यूअस कर्व, स्मूथ लाइन होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जाहिर सी बात है, इख्तियार तो है नहीं कि वो कर सके आपको हुक्म दे सके। रिक्वेस्ट होगी कि आपने एक पेंसिल अपनी पेंसिल पाउच में P4 वाले दिन नॉर्मल ऐसी रखनी है, जो बिल्कुल बड़ी रिफाइंड हो, बड़ी अच्छी सी उसकी शॉप निब बनी हुई हो। वो उस केस में बाहर आएगी आपके पेंसिल पाउच से कि अगर आपको कहा गया हो कि जी आपने कर्व बनाना है। बाकी आप अपनी नॉर्मल पेंसिल से जो चाहे करते रहे, आप लाइनें बनाएं, आप जो करना है, ग्राफ बनाएं, जब कुछ करें, बट अगर कर्व है तो वो एक पेंसिल ऐसी होगी आपकी जो उस वक्त बाहर आएगी, वो बड़ी रिफाइन होगी। जितना रिफाइन तुम्हारा कर्व होगा, समझ लो उतने अच्छे मार्क्स तुम्हारे पास 4 आउट ऑफ 4 मिल जाएंगे तुम्हें। अच्छा जी, यहां तक सबके सबको मेरी बात समझ में आती है? तो प्लीज बताइए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। थम्स अप कर दें, क्योंकि मैंने जरा सिक्योरिटी लिहाज से जरा बंद किया हुआ है, तो जरा मुझे बता दीजिए सबको क्लियर है? अच्छा जी, आगे। अब जब आपने ग्राफ बना लिया जी, अब जब आपसे ग्राफ बन गया तो वो पूछेगा रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप जो है, ये तमीज के रिलेशनशिप्स में शुमार होते हैं, और ये हैं आपके पास सिर्फ चार। ये चार रिलेशनशिप कौन से हैं? एक है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक है जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक है जी नॉन लीनियर इंक्रीज, और एक है जी नॉन लीनियर डिक्रीज। अब ये चार को हम जरा डिटेल में देखना शुरू करते हैं। पहले मैं जरा पेंसिल की वो नीचे कर लूं। अगर मैं आपसे कहूं कि जी मुझे ये बताएं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है क्वांटिटी, तो अब काम क्या होगा? काम ये होगा कि आप एक अदद ग्राफ लेंगे, आपने ग्राफ पॉइंट्स प्लॉट कर दिए और आपके पास ये लाइन आ, मैं क्वांटिटी कहता हूं, मैं डिस्टेंस टाइम कहता हूं, ये आपका ग्राफ था, ये डिस्टेंस टाइम था।
अब मैंने आपसे ये कहा, ये बताइए कि इन दो क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन क्या है, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन क्या है, ये सवाल है। ये सवाल आएगा इस ग्राफ के बाद 1 नंबर का या 2 नंबर का लिखा हुआ हो। तो अब आप क्या करेंगे, आप कंडीशन पर जाएंगे, आप कहेंगे जी सर फहद नाम के एक टीचर थे जिन्होंने ये कहा। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि जी आपके पास 4 रिलेशनशिप्स हैं, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, नॉन लीनियर इंक्रीज, नॉन लीनियर डिक्रीज, 4 रिलेशनशिप है। ये कब आए, जब आपने ग्राफ बना लिया उसके बाद है। अब आपने ग्राफ तो बना लिया ना, मेरी आवाज आ रही है सबको, जरा थम्स अप करके बताएं जरा काइंडली, पता चला मैं बोले जा रहा हूँ। ओके, हाँ सही है। अच्छा जी, अब मैंने आपसे कहा भाई देखो आपने ग्राफ बना लिया, 4 नंबर आपके खड़े हो गए आउट ऑफ 40। अगला पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि ये बताएं कि इसका रिलेशनशिप क्या है इन दो क्वांटिटीज का। तो आपने ये देखा कि भाई जो लाइन आपने बनाई है वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब आप माशाल्लाह मैथ्स के बड़े अच्छे बड़े जबरदस्त टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट ग्रेडियंट। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि आपकी लाइन ओरिजिन से शुरू हो रही है, 0 0। सर फाद ये 0 0 कहां लिखा होगा, ये एक्सिस पर लिखा हुआ दिया जाएगा, ये आपके पास आपने नहीं लिखना है, लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो अब आपकी जो आपको ये पता लग गया कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, मेरे पास स्ट्रेट लाइन भी है जिसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, और मेरी जो ग्राफ है ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप क्या लिखेंगे, जो स्टेटमेंट आपने लिखना है मैं वो लिख रहा हूं, गौर से सुनिएगा। एज द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, मैं शॉर्ट यूज करूंगा, आप पूरी इंग्लिश लिखेंगे। द वैल्यू ऑफ वाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब एक्स और वाई की जगह क्या आएगा मेरे बच्चों, क्वांटिटी आएगी, एट कांस्टेंट रेशियो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड, जैसे वो आपको कोई मार रहा हो और आपने भागना है बस जल्दी से लिख के, ऐसा पेपर नहीं करना है। आप पेपर देके एहसान नहीं कर रहे हैं, आपने पूरे 40 नंबर लेने हैं हर हाल में। ठीक हो गया जी। तो एग्जामिनर याद रखिएगा, ओ लेवल फिजिक्स में इंग्लिश लिखने के मार्क्स नहीं देता। इंग्लिश लिखने के मार्क्स दे रहा होता तो सैयद फहद अली कभी फिजिक्स के टीचर नहीं बन सकते थे। ठीक है जी। तो आपको फिजिक्स लिखनी है, 1 नंबर का मतलब वो एक वर्ड है, वो एक सेंटेंस है जो वो ढूंढ रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मार्क्स कभी उसका मूड हुआ दे दिया, कभी नहीं दिया तो नहीं दिया। ये जो सेंटेंस है जिसको मैं अब हाईलाइट करने जा रहा हूं, ये आपको सॉलिड कर देगा कि आपका नंबर कहीं नहीं जाए, ये जो भी नंबर है ये पूरे पूरे आपको मिले। क्लियर है जी, यहां तक तो आगे बढ़े।
थम्स अप करिए काइंडली 28 स्टूडेंट्स, सो दैट आई कैन मूव अहेड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमारे यहाँ जल्दबाज कौम है हमारी, और बच्चों से ज्यादा जल्दबाज कोई नहीं होता। वो जल्दबाजी क्या होगी कि जी आपने कर्व बनाया, लेट से ये कर्व बना आपका, आपने कर्व देखते ही कह दिया जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ना बाबू, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसी हरकत इस्लाम में हराम है। क्यों? फैसले जल्दीबाजी में करना गलत बात है, गैर मुनासिब बात है। तो आप क्या करेंगे? आपने कहा जी आपका कर्व आ गया, ओके जी, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। उस पहली कंडीशन पर आप अपना फैसला नहीं ले सकते। आप जाएंगे पीछे टेबल पे, आपको जिस टेबल को जो दिया गया है वो टेबल पर आप जाएंगे, और आपके पास कुछ टेबल की शक्ल ऐसी होगी, और यहाँ एक्स की वैल्यूज होंगी, यहाँ वाई की वैल्यूज होंगी, कुछ ऐसे ही है ना? गलत तो नहीं कर रहा हूं? बता दें भाई को गलत कर रहा हूं तो। अच्छा जी, तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास रिलेशनशिप का सवाल है, अगेन एक नंबर या दो नंबर का, और आपसे उसने कहा है आपने जो ग्राफ बनाया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपसे वो ये कह रहा है, ये बताइए कि इसका रिलेशन क्या है। ये है वैल्यू ऑफ वाई, और ये है वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपने कहा कि सर फहद ने बोला था कर्व तो है, तो पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? मैंने आपने कोई से भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करने, मैं 2 और 5 कर रहा हूं, आप 1 और 4 कर लें, 2 और 3 कर लें, 1 और 5 कर लें, आपकी मर्जी। कोई से भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर लें और उनका आंसर लिख लें पेंसिल से। अगर ये नंबर्स सेम आते हैं तो आप कहेंगे कि आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं फिर रिपीट करता हूं ताकि समझ आ जाए, और इस पे मुझे पूरे 26 स्टूडेंट्स का रिस्पांस चाहिए कि समझ आया या नहीं आया। याद रखिएगा कि, और चैट बॉक्स में आप होस्ट करके मुझे भेजेंगे ओके करके, ठीक है? अच्छा, आपने कहा जी कि जी मेरे पास कर्व है, ठीक हो गया जी, पहली कंडीशन आपके पास आ गई। फिर आपने कहा कि आप कोई सी भी दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, उन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर वो आंसर सेम होगा तो आप कहेंगे कि आपकी क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वरना इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कहलाएंगी। और इसकी स्टेटमेंट होगी एज the value of y is increasing, the value of y is decreasing at constant ratio। आप रेट भी लिखना चाहें, हो सकता है कुछ टीचर्स ने रेट लिखवाया हुआ हो या रेशियो लिखवाया हुआ हो, एक ही बात है। ये कैसे पता लगा? ये जो लाइन है, ये वाली जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये कब पता चला कि अगर ये आंसर सेम आ जाए? थम्स अप करके काइंडली मुझे 27 के 27 स्टूडेंट बताएंगे कि उनको समझ आया या नहीं आया। किसको समझ में नहीं आया भाई? एक कौन है? बाकर। बाकर भाई मैं समझाता हूँ, दोबारा सुन ले, कोई मसला नहीं है। सवाल यह है कि भाई मेरे पास मैंने कर्व बना लिया, कर्व बना हुआ आ गया, मैंने मतलब मैंने ही बनाया, उसने सारी चीजें कर ली। अब जब कर्व आ गया तो उसने कहा भाई रिलेशन बताओ इन दोनों क्वांटिटीज का, वाई पे कुछ नाम लिखा होगा, एक्स पे कोई नाम लिखा होगा। तो मैंने क्या करा? मैंने कहा भाई कर्व है, पहली कंडीशन हो गई फुलफिल। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कर्व होता है ना, स्ट्रेट लाइन तो होने से रही। तो अब आपने क्या करा? इसके बाद आपने कोई सी भी दो वैल्यूज को उठा के मल्टीप्लाई करा, एक्स को वाई से, एक्स को वाई से। अगर इन दो का आंसर सेम आ जाए,
तो आप कहेंगे कि आपका जो क्वांटिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अदरवाइज नहीं है। तो उसकी जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो आपकी स्क्रीन पर ये नजर आ रही है। क्या अब क्लियर है बाकर भाई एंड ऑल 31 स्टूडेंट्स? बढ़ कैसे गए? क्लियर है जी? बाकर कहाँ है? बाकर थम्स अप करके बताओ मुझे क्लियर है। आयरा, आमना, अरीबा, अरहम, दुआ, एल्सा, ईशल, हादिया, राहत, हफ्सा, हार हारिस, हसान, लाइबा, मायर, मलिहा, बाकर, समन, शायान, तलहा, कामरान, जोहा, यशल, आयशा। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं जी। अब आगे बढ़ते हैं, नॉन लीनियर इंक्रीज और नॉन लीनियर डिक्रीज को देखते हैं। नॉन लीनियर इंक्रीज से मुराद क्या है? स्ट्रेट लाइन है, मतलब कांस्टेंट ग्रेडियंट। लेकिन ये नॉट फ्रॉम ओरिजिन है, जिसको आप लोग नहीं कहते हो मैथ्स में फॉल्स ओरिजिन। अगर आपके ग्राफ आपने कोई ऐसा बनाया, और बाकायदा है इसके सवालात ऐसे, आपके P4 में मैं कराऊंगा आपको, ऐसे सवालात मौजूद हैं जिसमें आपको बोला गया है कि आप ये बताइए कि आपके पास जो ग्राफ है वो कितना है और किस तरीके से है और क्या उसकी सिचुएशन है, और उसमें वाई इंटरसेप्ट आता है। तो अगर वाई इंटरसेप्ट आ रहा है तो इसका मतलब आपका ग्राफ ओरिजिन से नहीं है ऑब्वियसली, और अगर ओरिजिन से नहीं है तो इट मींस कि आपकी जो वैल्यूज है वो द वैल्यू ऑफ x is increasing, due to which the value of y is increasing at variable ratio। वहां क्या लिखते थे बेटा? वहां लिखते थे कांस्टेंट रेशियो। कहां पे? जब ओरिजिन था। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड ऑल 31 स्टूडेंट्स। बताइए। आराम के अलावा किसी को समझ में नहीं आया? अच्छा, आगे ऊपर, ठीक है। अब आते हैं नॉन लीनियर डिक्रीज पे। ग्राफ बनाया जी आपने, और ग्राफ आपका कर्व बना। आपका ग्राफ कर्व बन गया, आपने फौरन जंप मार दी जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। गलत, इतनी जल्दी जंप नहीं होगी। आपने करना क्या है? आपने कहा कि कर्व है। नंबर टू, आप उस टेबल पर वापस गए, आप उस टेबल पर वापस गए, आपने कोई सी दो क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कराया। अगर वो दो आंसर सेम नहीं आए, यानी यहां का आ गया अल्फा, यहां का आ गया बीटा, कोई भी नंबर होंगे, यानी अगर x मल्टीप्लाई बाय वाई कांस्टेंट नहीं आया, तो आप कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ y इज डिक्रीजिंग एट वेरिएबल रेशियो। यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर है या नहीं? प्लीज रिस्पॉन्ड ऑल 31 स्टूडेंट्स। बताइए भाई।
अच्छा, अब इसके बाद वो आपसे एक सवाल करता है। वो ये कहता है कि आप ये बताएं, इंप्रूवमेंट, मैं इंप्रूव कैसे करूं किसी भी एक्सपेरिमेंट को। तो ये तीन बेसिक मेथड्स हैं। वो क्या है? नंबर वन, रिपीट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, आपने क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है, ये आपने लिख के देना है मल्टीपल टाइम्स एंड टेक आउट इट्स एवरेज। दूसरा, अब अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें एक ही स्टूडेंट है, एक ही कैंडिडेट है, वो ही सारी कैलकुलेशन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें उसका जो कंसंट्रेशन एरर है वो आएगा। मैं ही अगर आपको पढ़ा भी रहा हूं, मैं ही आपके पेपर भी चेक कर रहा हूं, मैं ही आपको भी यहाँ पे एटीपी भी करा रहा हूं, मैं खाना भी बना रहा हूं, तो मैं नहीं कर सकता ना, सब चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे टेक हेल्प फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट। ये आप लिख के देंगे कि भाई आप सारा काम नहीं करें, आप किसी स्टूडेंट की हेल्प लें ताकि वो आपको बेसिकली आसानी हो जाए और आप उसकी मदद से अपना एक्सपेरिमेंट जल्दी और सही तरीके से लेस एरर के साथ कर लें। जबकि तीसरा आपके पास है, वो हम पाकिस्तानी पता नहीं क्यों यूज नहीं करते, लिखते नहीं है, मुझे नहीं समझ आया। हम पाकिस्तानी को अपने आप को बहुत ज्यादा फारिग समझते हैं क्या, मतलब मैं सब कुछ कर लूंगा। वो है जी, रिकॉर्ड द वीडियो ऑफ एक्सपेरिमेंट टू चेक फॉर एनी एरर। मैं अभी आपको ये पढ़ा रहा हूं ना, कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने की, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये रिकॉर्डिंग के बाद ये अभी थोड़ी देर में मेरे पास गूगल ड्राइव पर आ जाएगी, और फिर मैं गूगल ड्राइव का वो जो लिंक होगा वो मैं आपको भेज दूंगा आपके ग्रुप में, और आप उसको आगे के लिए यूज कर सकते हैं बेहतर करने के लिए। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया, इंटरनेट का लैग था, मेरा लैग था, कुछ भी था, आप इसको दोबारा सुनेंगे तो दोबारा याद ताजा हो जाएगी कि जी 7 फरवरी को सर फहद ने क्लास ली थी और उसमें ये एटीपी के बारे में पढ़ाया था। क्या यहां तक सब कुछ समझ आता है? ऑल 30 स्टूडेंट्स बताइएगा काइंडली, अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। जान जी, थक गए मेरे बच्चे, क्या आज यहीं तक रख लें क्या? बता दें जी, अगर यहीं तक रखना है तो फिर आगे नहीं बढ़ते। थक गए, मेरे रिस्पॉन्स स्लो हो गया आप लोगों का। थम्स अप करें ताकि आगे बढ़े। जब ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब जो लोग मुझसे नहीं पढ़ते उनके लिए एक बात कर रहा हूँ। मेरे जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं आपके साथ, वो जानते हैं कि मेरा एक बड़ा मशहूर सवाल है। वो सवाल जो है वो मैं हमेशा करता हूँ स्टूडेंट से, लेकिन वो मैं अभी आपसे नहीं कर सकता कि आप लोगों को मैंने आवाज़ आपकी दबाई हुई है। तो वो जैसे ही जब इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम गुजरेगा फिर आपसे सवाल करूंगा। मैंने कभी किसी की नहीं सुनी है बेटा, तो मैं करता अपनी। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं जी। अगला जो आपके पास है वो है आपके पास जो टॉपिक्स है। अच्छा, जैसे आप लोग है ना, अभी आप लोगों को टॉपिक्स बताने लगा हूं मैं कि जी एटीपी में टॉपिक्स कौन कौन से जिनके सवाल आते हैं। पहला टॉपिक है जी जनरल फिजिक्स, प्रेशर, वेव्स, इसके सवाल आएंगे। दूसरा है जी आपके पास वेव्स एंड लाइट, ये सबसे ज्यादा तंग करता है बच्चे को। तीसरा है जी इलेक्ट्रिसिटी। चौथा है जी आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, थर्मल फिजिक्स। ये चार टॉपिक्स है जिनसे एटीपी के सवाल आते हैं। पांचवा शाद और नादिर कभी आ गया रेडियो एक्टिविटी से आ जाता है, वरना नहीं आता।
रेडियो एक्टिविटी एंड मैग्नेटिज्म बहुत शादो नादिर आता है। यहां तक क्लियर है सबको? थम्स अप करे ताकि फिर आगे बढ़ सके। अब हम पहले देखेंगे कि जनरल फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट होते कैसे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं, वो जो वर्किंग है वो क्या है। जनरल फिजिक्स में सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स की रेंज क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स की रेंज क्या है? हाँ, अच्छा, ये वाली जो फाइल है रूल वाली, ये मैं अभी आप लोगों को भेज रहा हूँ। यहाँ इंटरनेट का थोड़ा सा इश्यू है। मेजरिंग टेप रूलर, ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। हम आ, थोड़ी देर में ग्रुप पे मैं डिसाइड करते हैं कि आपके पास नेक्स्ट क्लास यहाँ से कब कर सकते हैं। यहीं से कंटिन्यू करेंगे जनरल फिजिक्स से। इस फाइल को यहीं तक रखते हैं कि वो फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर रिकॉर्डिंग पे भी मसला होगा, आपके वो जीबीस का इशू होता है। तो अब इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है? तो मैं आप लोगों को इसकी फाइल भी भेज रहा हूँ और फिर आपके क्वेश्चंस जो है वो भी एड्रेस करते हैं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।